चैनल आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन फर्स्ट मॉडल पेपर करने जा रहे हैं जो एक्सीलेंट डेस्क वर्क के साथ में 4 मॉडल पेपर आते हैं। आज अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और चारों के चारों कंप्लीट करेंगे और हमने संजीव डेस्क वर्क को कंप्लीट कर लिया है। एक्सीलेंट डेस्क वर्क हमारी चल रही है। एक क्लास हमारी एक्सीलेंट की आती है शाम को 8 बजे और संजीव डेस्क वर्क की क्लास आती है हमारी सुबह 7 बजे। तो दोनों ही क्लास आप ज्वाइन करते होंगे, डेली क्लास हमारी आती है। तो चलिएगा, दोनों क्लासों को ज्वाइन करना है, अच्छे से मैथ को क्रैक करना है, 100 में से 100 लेके आना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। चलिएगा, आज का पहला ही क्वेश्चन हमारे को दिया गया है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या। एक अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें केवल और केवल खुद का और एक का ही भाग जाता है, उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक तो देखिएगा मैंने 2 लिखा, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा 5 लिख सकता हूँ। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? हमारे पास में 2 हो जाएगी। एक तो स्वयं हो जाएगा और एक इसके साथ में 1 लग जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद f ऑफ x इजिकल टू एक्स की स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में k के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस में बीटा बराबर 1, तो अल्फा तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? k का मान निकालना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखिएगा अच्छे से देखना है। अपन जानते हैं कि कोई भी हमें द्विघात बहुपद दिया जाता है, कोई भी द्विघात बहुपद दिया जाता है तो उसके अपन ने 2 शून्यक मान लिए। एक तो मान लिया अल्फा और एक मान लिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बटा a होता है। माइनस का b बटा a होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना है? माइनस के 5। एक फॉर्मूले का माइनस, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। प्लस के 5 बटे a का मान 1, तो हमारे पास में आएगा 5। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना आ जाएगा? ये हमारे पास में आएगा c बटा a। कितना आएगा भी? c बटा a। और c का मान कितना है? यहाँ पे देख लेते हैं k। c का मान कितना है? k। k के नीचे 1 लगाएंगे तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आएगा? k। यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा माइनस में बीटा बराबर 1 है। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई 2 और ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई 3। अब अपन लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस में 2 से, 1 और 2 को जोड़ने से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से हमारे पास में ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आ गया, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 आ गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा माइनस में बीटा बराबर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का b और बीटा और प्लस का बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा आएगा। कितना आएगा? अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बराबर 6। अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 6/2। अल्फा का मान कितना है? 6/2 यानी 3। अल्फा का मान हमारे पास में आ गया 3। अगर अल्फा का मान 3 आ जाता है तो अगर 2 नंबर इक्वेशन में रखते हैं तो बीटा का मान कितना आ जाता है? 5 माइनस में 3 यानी 2। कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। तो हमें पूछा k का मान, अल्फा और बीटा का मान निकालिए। तो आप इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रख देते हैं 2 गुणा 3 बराबर k। 2 गुणा 3 बराबर k, तो हमारे पास में k का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 6। तो k का मान हमारे पास में आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट हो जाएगा। इस प्रकार से निकालना है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 7 है। अंकों का क्रम उल्ट देने पे प्राप्त संख्या पहली संख्या से 9 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या हमें बताना है। तो 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं अच्छे से कि 2 अंकों की संख्या किस प्रकार से होती है। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 यानी 99 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारे पास में 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो आप जानते होंगे। अब देखिएगा 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। माना इकाई का अंक क्या है? माना इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लिया आपने x और दहाई का अंक क्या मान लिया? दहाई का अंक मान लिया आपने y। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है।
तो देखिएगा सबसे पहले मैं लिखता हूँ कोई जैसे 34 लिख दिया मैंने। क्या लिखा है मैंने? 34। तो इसमें बताइएगा मेरे को क्या इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 4 है और दाही का अंक क्या है? 3 है। लेकिन दाही के साथ में हमेशा ही क्या होता है? 10 लगता है। दाही का क्या होता है? 10 होता है। तो ये हो जाएगा 10 या 30 प्लस में 4 यानी 34। 30 प्लस में 4 यानी 34। तो दाही के साथ में हमेशा ही क्या होता है? 10 होता है। तो अंक संख्या क्या बनेगी आपके पास में? बताइएगा। इकाई का अंक x है, दाही का अंक y है। इकाई का अंक x प्लस दाही यानी 10 और y का गुणा करना है यानी 10y। 10 गुणा y, तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x। ये आपके पास में क्या आएगी? एक संख्या आएगी। 10y प्लस में x आपके पास में एक संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं इसके बाद में इनके अंकों का क्रम उल्ट देने पे प्राप्त संख्या पहली संख्या से 9 अधिक है। अब इसका क्रम पलट देते हैं, उल्ट देते हैं। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक पहले x था, अब इकाई का अंक आ गया y। अब इकाई का अंक आ गया y और दाही का अंक क्या हो गया? 10। दाही का अंक क्या हो गया? x। तो x के साथ में क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा यानी 10x। अब संख्या आपके पास में चेंज होकर ये बन जाएगी कि इसका क्रम चेंज कर दिया। इकाई का था वो तो दाही पे आ गया, जो दाही पे था वो इकाई पे आ गया। अंकों का क्रम उल्ट देने पे प्राप्त संख्या पहली संख्या से 9 अधिक है। इसका मीन्स ये संख्या बड़ी है। अब जो अपन ने संख्या को चेंज किया है, ये संख्या पहली जो संख्या आई थी उससे 9 अधिक है। तो यानी अपन करेंगे 10x प्लस में y। अब संख्या ये आई है। पहली संख्या क्या थी हमारे पास में? 10y प्लस में x। कितना बड़ा है? इसके बीच का डिफरेंट कितने का है? 9 का दे रखा है। कितने का दे रखा है? 9 का दे रखा है। तो यहां से देखिएगा 10x प्लस y, माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं तो माइनस का 10y और माइनस का x बराबर 9। तो 10x में से माइनस का x जाएगा तो 9x, प्लस का 9x और माइनस का 10y, तो माइनस का बचेगा 9y बराबर 9। आपने 9 को कॉमन ले लिया। x माइनस में y बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा x माइनस में y बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1। x माइनस में y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसने पहला एक स्टेटमेंट दे रखा है कि दोनों अंकों का योग कितना है? 7 है। दोनों अंकों का, दो अंक क्या माने? इकाई का अंक ये, दाही का अंक ये, दो अंकों की संख्या है तो जैसे x प्लस में y बराबर 7, इक्वेशन नंबर ये कोई सेकंड है, या इसको फर्स्ट दे दो इसको सेकंड दे दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने से क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? ये आपके पास में x माइनस में y बराबर 1 है, ये आ जाएगा x प्लस में y बराबर 7। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये आएगा 2x बराबर 8, 7 रेख 8। x का मान कितना आएगा? 8/2 यानी रिजल्ट आएगा 4। x का मान कितना आ गया? x का मान 4 आ गया। तो मेरे को ये बताएं कि y का मान क्या आएगा? एक नंबर इक्वेशन में रख देते हैं। x का मान आपके पास में 4 है तो y का मान आएगा 7 माइनस में 4 बराबर 3। तो जो संख्या क्या थी? संख्या थी आपके पास में 10y प्लस में x का मान कितना आ गया? 4 प्लस में y का मान आ गया 3 गुणा 10, 10 या 30 प्लस में 4 यानी 34। संख्या क्या हो जाएगी? 34। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट हो जाएगा। तो वह संख्या होगी। अब देखिएगा इसके अंकों का स्थान बदल देते हैं। इसके अंकों का अपन स्थान बदल देते हैं तो क्या स्टेटमेंट सही आता है? अंकों का योग तो 3 और 4 का कितना है? 7 है। अब इसको बदल देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 43 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 43 हो जाता है। और 43 होने पे अब इसके अंकों को बदलने पे 43 बन गया 34 का। क्या 43 ये 34 से 9 अधिक है क्या? ये 6 और 3 9। ये आपका जो स्टेटमेंट है वो एकदम राइट है। कितना नंबर आएगा आपके पास में? 34 नंबर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे? इसको पलट दो, 34 का 43 बना लिया, जो कि 43 है वो इस नंबर का क्या है? 34 मुख्य संख्या थी उससे 9 बड़ा है। पता चल गया आपको? ठीक है। अब देखिएगा कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि अंकों का योग यार 7 आ रहा है, पहला ही ऑप्शन दिखा टिक कर दिया 43।
अरे 43 का उल्टा करो 34, जो कि छोटा आ जाता है, जो कि छोटा आ जाता है 43 से। लेकिन इसने क्या बोला है, 9 अधिक है, 9 अधिक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। 4 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, बराबर होने का मीन्स क्या है, के मूल बराबर हैं, तो इसमें से कौन सी कंडीशन है, इसका मीन्स डिस्क्रिमिनेट डी का मान 0 है। डिस्क्रिमिनेट डी का मान क्या है, 0 है। तो ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में बड़े हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अच्छे अगर आप ये मानो आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन करोगे तो उसमें कुछ एक मेन एग्जाम में ऐसे तो है नहीं कि हमें जो डिटो कॉपी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटो कॉपी किताब से क्वेश्चन नहीं उठने वाले हैं। क्वेश्चनों में चेंजिंग मिलेगी, लैंग्वेज चेंज मिलेगी, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी बड़ा मिल सकता है। तो आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी निकाल के देखने हैं, उससे डरना नहीं है, न उसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया कि सर जी इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, अपन करेंगे। यहाँ पे मेरे को ये बताइएगा कि ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की कंडीशन है। तो सबसे पहले अपन तुलना करके क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से देखना, ए का मान लिखूंगा। यानी हमारे पास में इक्वेशन होती है कि ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो तुलना, इस इक्वेशन से तुलना करके ए का मान लिखेंगे। यानी ए बराबर क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझना है। बी का मान कितना है, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। बी का मान कितना है, जो एक्स के गुणा में होता है वो होता है। बी का मान यहाँ पे 2 दिया गया साथ में, और ए सी प्लस में बी डी, ए सी प्लस में ये बी डी का कंडीशन दिया गया, ए सी प्लस में बी डी का दिया गया। और सी का वैल्यू कितना है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। सी का वैल्यू है हमारे पास में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन समझ में आई। अब अगर इसके मूल बराबर हैं तो डी, डिस्क्रिमिनेट डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac इजिकल टू क्या होता है, इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है, ये सभी को पता है। अब बी स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर का मान, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका बेटा अपन होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये वैल्यू आएगा 2। ये है AC प्लस में बी डी, AC प्लस में बी डी, पूरे का होल स्क्वायर करना है, माइनस में 4। ए का मान कितना है, ए का मान है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सी का मान कितना है, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इजिकल टू क्या है, 0 है, इजिकल टू 0 है। अब समझिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन मैं 4 का साथ में ही गुणा करता जाऊँ क्या, फिर समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में 2ab cd, भी चारों ही है ना, ABCD यानी 2AC होता है, जो 2AB होता है ना, तो 2AB सभी का गुणा कर दिया। अब इस पे कोष्टक लगा दीजिएगा, माइनस में अंदर क्या है 4, ये रहा, इस पे भी बड़ा ब्रैकेट, ए की स्क्वायर का गुणा दोनों के साथ में यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस में आएगा यहाँ से बी स्क्वायर का अंदर गुणा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इजिकल टू क्या आएगा, 0, इजिकल टू दिया गया है यहाँ पे 0। तो अब देखिएगा अपन क्या करते हैं, इस 4 का अंदर गुणा करवा दें, या तो अपन 4 का अंदर गुणा करवा दें, या 4 को यहाँ से गायब कर दें, यहाँ से या तो 4 को अपन गायब कर देते हैं। देखो कैसे गायब करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 4 चला जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों से 4 कॉमन लेके 0 की तरफ जाएगा, तो आप समझते हैं कि क्या हो जाएगा, गायब, क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखिएगा ये हमारे पास में क्या कंडीशन प्राप्त होता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में 2ABCD, और ये माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो गड़बड़ करेगा, साइन चेंज करता जाएगा। ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर, और माइनस में बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बराबर 0। अब देख लीजिएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया,
बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया। वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू देखिएगा कितना आ गया हमारे पास में, ये वैल्यू आता है हमारे पास में माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और प्लस का क्या है 2abcd बराबर 0। मैं एक बार देखिएगा माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में ये माइनस कॉमन लेने से ये दोनों वैल्यू माइनस के प्लस की बन जाएगी, ये माइनस प्लस की है तो माइनस की बन जाएगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर डी स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये माइनस का हो जाएगा 2abcd बराबर 0। अब बेटा ये माइनस का है 0 की तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे को ये बताइएगा क्या मैं इस जो कोष्टक में लिखा गया सिस्टम वैल्यू है उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मेरे को जवाब देना ए डी माइनस में बी सी, ए डी माइनस में बी सी का होल स्क्वायर, क्या मैं ये बना सकता हूँ? देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2ab, कंडीशन बन रही है ना, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में बी का मान कितना है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2abcd, अब इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। इसका मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर हटा दो, इस पे 0 पे रूट लगेगा तो 0 ही आएगा, 0 पे रूट लगेगा तो 0 आएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा, ये ए डी इजिकल टू माइनस का है, इस साइड जाके बी सी बन जाएगा, ए डी इजिकल टू बी सी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए डी इजिकल टू बी सी बी सी बी सी बी सी, हाँ सी नंबर ऑप्शन, ए डी इजिकल टू बी सी, यानी आपके पास में इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे दिया गया है m के किस मान के लिए 10, m,-2 एक समांतर श्रेणी में होंगे, यानी एक एपी में होंगे, एपी को अपन बोलते हैं समांतर श्रेणी के रूप में होंगे। ये समझ में आ गया ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं अपन, ये एपी में दिया गया है तो एपी के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, डी का मान, डी शार्वा अंतर बोलते हैं, डिफरेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू सभी के नंबर के बीच का होता है ना, वो इक्वल होता है, इसीलिए इसको सार्वय अंतर, सार्वय माने सभी के बीच का अंतर इक्वल होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सार्वय अंतर। अब देखते हैं यहां से ये एपी आपको दी गई है 10, m,-2, यानी इनके बीच का डी का मान और इनके बीच का डी का मान इक्वल होना चाहिए। तो यहां से डी का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस में a1, a2 का मान है m माइनस में 10, और यहाँ से d का मान निकालेंगे, वो निकालेंगे a3 माइनस में a2, a3 का मान माइनस के 2, a3 का मान माइनस के 2 है, देख लो, और a2 का मान कितना है m है, बीच में माइनस का लगेगा, माइनस का, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। कैसे बराबर करेंगे, m माइनस में 10 बराबर माइनस के 2 माइनस का m, इसको उठाओ इधर ले आओ, माइनस का m है, इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक ये दोनों जुड़ जाएंगे आते ही, तो कितना हो जाएगा 2m, कितना हो जाएगा 2m। अब देखो ये 10 इस साइड जाएगा भाग के, यहाँ पे माइनस का 2 बैठा है और 10 इस साइड में भाग के जाएगा तो यहाँ पे प्लस का चला जाएगा, और प्लस का जाते ही 2 इससे निकल जाएगा, 2 इससे उधारा मांग रहा है और 2 इससे निकाल देंगे तो कितना बचेगा प्लस का, प्लस का हमारे पास में बचेगा 8, प्लस का कितना बचेगा 8, m का मान कितना आ जाएगा 8 की तरफ जाएगा और 8 के भाग में चला जाएगा 2, तो 8 के भाग में 2 जाएगा तो रिजल्ट आएगा 4, 8 के भाग में 2 जाएगा तो रिजल्ट आएगा 4, तो m का मान होगा, यानी हमारे पास में इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होगा 4 होगा 5 नंबर का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास में नेक्स्ट है ये कि चित्र में यदि P(a1), a1 a2, a2 a3, a3 a4, aq और a4 aq, यानी इनके बीच की दूरी दी गई है वो क्या है इक्वल दी गई है, ठीक। a1 b1, a2 b2, a3 b3, a4 b4, ये क्या है रेखाखंड को पैरेलल है, ये लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है, यानी सभी एक दूसरे के लाइनिंग क्या है ये पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है। तो बताइएगा कि b4 इसने दिया गया ये बिंदु, b4 ये बिंदु, ठीक है, b4
रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब आप यहाँ से काउंट करेंगे, अच्छे से समझना है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने एक्सीलेंट डेस्क में भी करवाए हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 भी बराबर खाने हैं, बराबर भाग है तो 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास में इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्टीशन कितना है, 1। तो आप क्या बताएंगे कि ये इसको डिवाइड कर रहा है 4:1 में, ये इसको डिवाइड कर रहा है 4:1 में। लेकिन ऑप्शन भी एक ही नहीं है इसमें। देखो पहला ऑप्शन ये दिया गया है, दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है, तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है, चौथा ऑप्शन है ये दिया गया है। तो आपको इसमें थोड़ा करेक्शन करना है, कोई ऑप्शन ई बना लेना, कोई ऑप्शन ई बना लेना और उसका जो राइट आंसर होगा वो 4:1 होगा। क्या होगा? 4:1 होगा। अगर ये देता हमें B3 बिंदु देता तो ये 3:2 में विभाजित कर जाता, जो कि आपका आंसर सी राइट हो जाता। लेकिन या तो इसने यहाँ पे मिस्टेक किया है, B4 की जगह B3 देना चाहिए था, और या इसने ऑप्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो आपके पास में ये हो जाएगा 4:1 होगा। और जहाँ पे आपको मेन एग्जाम होगा आपका, तो वहाँ पे अगर कोई मिस प्रिंट आती है तो उसका बोनस आपको दे दिया जाता है। और लगभग चांस ये रहता है कि मिस प्रिंट आता नहीं है। अगर बाई चांस 1% अगर मिस प्रिंट आ भी जाता है तो आपको उसका बोनस मिल जाएगा। तो यहाँ तक कीजिएगा, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं तो चतुर्भुज का प्रकार है। तो अब ये क्वेश्चन है ना, वैसे तो 1 नंबर में तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसने 1 नंबर में दे रखा है। और ये नीचे वाला क्वेश्चन भी, ये इसका 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर के, दोनों ही 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये 1 नंबर में तो नहीं आएंगे। अगर ये ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आने लग गए तो काफ़ी टाइम लगेगा, यानी 3 घंटे से पहले पेपर नहीं होने की संभावना है, 3 घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे। अब ये देखिएगा, अपन चेक करते हैं, कोई बात नहीं, इसने दिया है तो अपन को करना है। 4 बिंदु दिए गए, निर्देशांक इसको आप मान लेते हैं ए बिंदु, ये बिंदु है B, ये बिंदु है C, ये बिंदु है D, कोई बिंदु। अब इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, चेक करते हैं। अभी ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यहाँ पे कितना है, -5 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस में 4, 4 माइनस में 4 का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना आएगा, ए बी का मान आ जाएगा आपके पास में, ये तो 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4, माइनस के 5 माइनस का 1 माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस के 6 का स्क्वायर, रिजल्ट आएगा रूट में 36 और ये आ जाएगा 6। कितना आएगा, ए बी का मान आएगा 6। अब इसी प्रकार से अपन निकालेंगे बी सी, चेक कर लो बी सी का मान क्या है। बी सी हो जाएगा माइनस का 5 माइनस और माइनस प्लस के 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 प्लस का, देखो 3 माइनस के 4 का स्क्वायर। तो बी सी का रिजल्ट आएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस, ये 0 प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1, यानी भी माइनस के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का वर्गमूल या रूट 1 ही होता है। अब निकालेंगे सी डी, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिएगा यहाँ से आएगा 1, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस और माइनस प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में है माइनस के 3, सी डी निकालते हैं ना, तो ये माइनस के 3 और ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस और माइनस प्लस के, माइनस और माइनस प्लस के, माइनस और माइनस का गुणा प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे, 1 प्लस में 5 6 हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के, ये भी माइनस का 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो सी डी का रिजल्ट कितना आएगा, प्लस के 6 का स्क्वायर और माइनस के 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36, 36 प्लस में 36, 36 प्लस में 36 यानी रूट 72। तो सी डी का रिजल्ट कितना आएगा भाई, रूट 72 आ जाएगा। तो अब यहाँ से रूट 72 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 72 को लिख सकते हैं 36 गुणा 2,
तो ये आएगा 6√2। कितना रिजल्ट आएगा? 6√2 आ जाएगा। और AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया। अब निकालेंगे अपन AD निकाल लेते हैं। तो AD के बीच का जो मान आएगा वो ये आएगा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 और माइनस के 4 का स्क्वायर। CD के बीच का मान ये आएगा। तो AD हमारे पास में हो जाएगा, AD का रिजल्ट आ जाएगा रूट में 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में माइनस के 7 का स्क्वायर 49 का आएगा 7 इकाई आ जाएगा। तो चारों ही साइड अलग अलग आई है। यहाँ पे हमारे पास में चारों ही साइड अलग अलग आई है। 1,4 माइनस के 5,4 और ये दिया गया C में माइनस के 5,C 5,3 और 1 माइनस के 3। तो ये चतुर्भुज कौन सा हो सकता है? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत आमने सामने की भुजा बराबर, समांतर आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर भी होती है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण लंबाई में बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, इसके विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, इसके विकर्ण लंबाई में बराबर नहीं होते। तो यहाँ से देखिएगा AB का मान हमारे पास में आ चुका है माइनस के 5। ये कंटिन्यू नंबर दिए गए ना, ABCD, ठीक है, ABCD है चतुर्भुज का प्रकार, तो इसमें है ही नहीं, कोई नहीं है चतुर्भुज। ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। अपन ये बता सकते हैं कैसे? क्योंकि इनके बीच का जो मान आया है वो ये 6 आ गया। इनके बीच का मान आ गया वो 6 आ गया। इनके बीच का मान आ गया 1 प्लस का 1 दे रखा है। इसके बीच का मान आ गया 6√2 और इसके बीच का मान आ गया 7 इकाई। सभी में आगे इकाई लगाना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन राइट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, या तो इसमें कोई मिसप्रिंट है, और इस पेपर में भी काफ़ी सारी मिसप्रिंट मेरे को देखने को मिली है। आगे भी मिसप्रिंट आएगी और ये भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को वैसे टिक मार कर देना, इसको क्रॉस कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है। अब चलते हैं आगे। 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan का मान आप जानते हैं, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर और ये आएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। भी 1 का स्क्वायर ही करना है ना। 1 माइनस में 1/1 प्लस में 1, ये आएगा 0/2 और रिजल्ट आएगा 0। 0/2 रिजल्ट आएगा 0। और ये मान किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया गया है। 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, 1 प्लस में cot थीटा माइनस में cosec थीटा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना। आपको ये इसमें जो पॉइंट दिए गए ना, वो इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। ऑप्शन तो आपके सही है, लेकिन इसमें जो निर्देश दिए गए हैं, बिंदु ABCD दिए गए हैं, उसके जो निर्देशांक दिए गए हैं वो गलत हैं। ये है आपके पास में 9 नंबर। देखिएगा, अब पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में बना लेते हैं। तो 1 प्लस में tan बराबर है sin थीटा बटे cos थीटा, और ये है 1/cos थीटा। ये आगे दिया गया है 1 प्लस में cos थीटा बटे sin थीटा, और ये दिया गया 1/sin थीटा। पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में बना लिया। कोसेक बराबर होता है 1/sin, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, tan बराबर होता है साइन बटा कोस, सेक बराबर होता है 1/cos। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया आपने। cos थीटा आएगा इस साइड में जाके, cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1, और ये बन जाएगा, इसका एलसीएम आएगा तो sin थीटा यहाँ पे जाएगा, sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस में 1 sin थीटा। ये कंडीशन बन गई। अब ऊपर वाले का ऊपर गुणा, नीचे वाले का नीचे गुणा करेंगे। cos का अंदर गुणा कर दो, cos थीटा sin थीटा,
प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस थीटा, माइनस के साथ में जाएगा, साइन का अंदर गुणा करते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा। अब एक का करते हैं प्लस में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, प्लस और माइनस माइनस एक, अपॉन में नीचे क्या आएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब देखिएगा प्लस का कॉस माइनस का कॉस, प्लस का साइन माइनस का साइन कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, और यहाँ पे कितना है माइनस का एक, यहाँ पे कितना है माइनस का एक, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, एक और एक कितना दो, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा, प्लस का और माइनस का एक कट गया, रिजल्ट आएगा दो कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा से साइन थीटा ये दोनों नंबर कट दिए, रिजल्ट कितना आएगा। तो आपके पास में ऑप्शन कौन सा है, चेक कर लो, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयोगी उपयुक्त माप कौन सी है, माध्यक बहुलक नोट, इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की तीन मापें हैं, माध्य होता है, माध्यक होता है और बहुलक होता है। अब इसमें सबसे उपयोगी कौन है, सबसे उपयोगी इसमें माध्य होता है, सबसे ज़्यादा स्थिरता पाई जाती है। जब भी केंद्रीय प्रवृत्ति की हमें माप की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माध्य का उपयोग करते हैं। सबसे स्ट्रिक्ट जवाब इसका ही आता है माध्य का। सबसे ज़्यादा स्थिरता किस में पाई जाती है, माध्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें से कौन सी प्रवृत्ति की माप नहीं है, अब देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य होता है, बहुलक होता है, माध्यक होता है, मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यदि एक पासे को एक साथ फेंका जाता है, यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, टोटल कंडीशन आपके पास में आ गई 36, तो दोनों पासों पे एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब दोनों पासों पे एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी एक एक प्राप्त हो सकता है, दो दो प्राप्त हो सकता है, तीन तीन प्राप्त हो सकता है, चार चार प्राप्त हो सकता है, पाँच पाँच प्राप्त हो सकता है और छः छः प्राप्त हो सकता है। टोटल कंडीशन संभावित परिणाम कितने बन सकते हैं, 6। टोटल कंडीशन कितनी है, 36। कुल परिणाम कितने, 36 काट दो, 6 छिके 36, 6 एकम 6, 6 छिके 36, 1/6, 1/6, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट हो जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन तो फिनिश हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्टअप करते हैं। खालिस्तान रेखाओं का केवल एक हल होता है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है जहाँ पे अद्वितीय हल होता है, जब रेखाएं काटती है एक दूसरे को, यानी तिर्यक रेखाओं का हल क्या होता है, तिर्यक रेखाओं का हल केवल एक होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2। रेखाओं का केवल एक हल होता है। अपन इसके आगे लिख सकते हैं तिर्यक, इसके आगे आप तिर्यक भी लिख सकते हैं। तिर्यक रेखाओं का केवल एक ही हल होता है, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2। यानी ये दो कंडीशन पहली बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो उसका केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में दूसरे का दूसरा। एपी आपको दी गई है 3, 15, 27, 39 का 31वां पद 21वें पद से खालिस्तान अधिक है, कितना अधिक है ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका 31वां पद निकालना पड़ेगा। तो 31वां पद कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे A31 बराबर ए यानी पहला पद 3 प्लस 31 माइनस 1 30 गुणा क्या लगेगा डी के बीच का अंतर देख लो, A2 माइनस में A1, 15 में से 3 जाएंगे, अरे 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बचे, कितना बचेगा 12। तो ये हमारे पास में आएगा 3 + 12 3 36, 360 और 300 हो जाएगा 63। 31वां पद तो है 363,
21वें पद से कितना अधिक है, 21वां पद और निकाल लो। A21 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 21 माइनस 1 20 गुणा डी का मान है 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 दूनी 24 240 3 43 243। इसके बीच का डिफरेंट देख लो, इसके बीच का डिफरेंट देखेंगे तो ये आएगा 363 और 243, ये आएगा 0, ये आएगा 2 और ये 120। तो कितना अधिक है अभी, 31वां पद 21वें पद से 120 अधिक है। कितना अधिक है, 120 अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु 3 कोमा -2 की वाई एक्स से दूरी। अब देखो 3 कोमा -2 की वाई एक्स से दूरी पूछा है, तो वाई एक्स से दूरी आप जानते हैं क्या होगी, 3 होगी। वाई एक्स से दूरी होगी 3, इस प्रकार से वाई ये 3 कोमा -2, वाई का मान -2 है क्या, ठीक है। यहाँ पे बिंदु आएगा, एक्स का मान ये है और वाई का मान ये है, यानी ये आपके पास में आएगा 2 और ये आएगा 3। तो ये इस बिंदु की यहाँ से दूरी पूछी, वाई एक्स से दूरी पूछे, तो वाई एक्स से दूरी हो जाएगी 3। यदि tan A बराबर कोट B, यदि tan A बराबर कोट B, तो A प्लस B का मान देखिएगा, आपको दिया गया tan A प्लस नहीं, tan A बराबर कॉट B दिया गया। अब इसको चेंज कर लो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मान कितना है, A इज इक्वल टू कॉट थीटा की जगह B है, कितना है B। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में A बराबर B, इसको इस साइड में लेके जाएं तो ये बन जाएगा A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो A प्लस बी का मान है 90 डिग्री, A प्लस बी का मान है 90 डिग्री। एक सीधी रेखा जो वर्त को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करती है क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्पर्श रेखा हो, किसी एक बिंदु पे स्पर्श करती है वर्त की परिधि को। किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर होता है। जैसे कोई वर्ग अंतराल दिया जाता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसकी उच्च सीमा यानी ये उच्च सीमा है इस साइड वाली, ये इसकी निम्न सीमा है। इसके बीच का जो अंतर होता है उसको अपन h लिखते हैं और जिसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल कहलाता है, वर्ग अंतराल। यहाँ पे वर्ग अंतराल कहलाता है, जिसको अपन कोष्टक में h भी लिख सकते हैं, स्मॉल h, ठीक है। आगे है, अब दूसरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, तीसरा स्टार्टअप करते हैं। √2 तथा √3 के बीच में स्थित एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, 1.732, √3 का मान होता है 1.732, √2 का मान होता है 1.414। इसके बीच का मान लेके आना है। इसके बीच में मैं अगर 1.5 लिखूं, क्या लिखूं, 1.5 लिखूं तो इनके बीच का है ना, 1.4 से तो बड़ा है, 1.7 से छोटा है, तो यहाँ से 1/1.5 कब आ सकता है, 3/2 करेंगे। जब अपन 3/2 करेंगे तो यहाँ से इसके बीच जो राइट आंसर होगा वो देख लीजिएगा क्या बनेगा, √2 और √3 के बीच का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा 3/2। एक परिमेय संख्या आएगी इनके बीच में, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 3/2, 3/2 इज द राइट आंसर। यदि बहुपद ये के शून्यक ये हैं तो ज्ञात कीजिए। माना त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक मान लिए अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा का रिजल्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का योग होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a। अब माइनस का b तो ये है, माइनस और माइनस तो हो जाएगी प्लस,
अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा और गामा का मान ये रहा, तीनों को जोड़ देते हैं। ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 नहीं, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, अपोन में ए का मान है 1, तो ये कट जाएगा माइनस बी से माइनस बी, कितना आएगा 3a बराबर माइनस और माइनस प्लस के 3, तो a का मान कितना है, 3 से 3 कटेगा तो a का रिजल्ट आ जाएगा 1, a का रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, तो a का मान क्या होगा, a का मान आपके पास में कितना होगा अभी 1 होगा, a का मान कितना होगा 1 होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बटा ए, माइनस का b बटा ए, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है अल्फा डॉट बीटा, और निकाल लेते हैं c बटा ए होता है। यहाँ पे देखिएगा b का मान कितना है जो x के गुणा में है माइनस का p, माइनस और माइनस प्लस के p बटा माइनस और माइनस प्लस के p बटा 1, यानी रिजल्ट आएगा p, और ये आएगा c बटा 1, c का मान कितना है q बटा 1, यानी रिजल्ट आएगा q। अब देखिएगा इसमें अलग अलग में भाग देते हैं, ये आपके पास में 1 नंबर समीकरण है और आधारगण 2 नंबर समीकरण, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाते हैं, तो अपन क्या करते हैं अल्फा के नीचे अल्फा डॉट बीटा प्लस में बीटा के नीचे अल्फा डॉट बीटा, और p के नीचे क्या लिखेंगे q, p के नीचे q लिखेंगे। यानी इस समीकरण में अपन ने अल्फा बीटा का भाग लगा दिया, अल्फा डॉट बीटा का भाग लगा दिया दोनों तरफ, या ऐसे भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, अल्फा डॉट बीटा का पूरी में भाग लगा दिया, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा से बीटा कटेगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/बीटा प्लस में 1/अल्फा, और p बटा अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है q है, q रख देते हैं, तो ये आपके पास में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर इसका मान कितना आएगा हमारे पास में p बटा q, इसका मान कितना आएगा p बटा q आएगा। c के किस मान के लिए समीकरण cx माइनस में y बराबर 2 और 16x माइनस में 2y बराबर 3 के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अनंत हल होने के लिए तीनों कंडीशन बराबर होती है, अनंत हल होने के लिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों ही कंडीशन बराबर होती है। तो यहाँ से देख लेते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अब देखिएगा ये कंडीशन a1 का मान कितना है c बटा 16 बराबर है, देखिएगा b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -2, तो ये है -1 बटा -2, और ये है -3 बराबर ये है -2 बटा -3। अब फर्स्ट दो को इक्वल कर लो, हमें तो c का मान निकालना ना, तो तिरछा गुणा करो, इनका इनके साथ में, या माइनस से माइनस कट जाएगा इसका इसके साथ में, तो ये आएगा 2c बराबर 16, तो c का मान कितना आएगा 16/8, 16/2, 2 गुणा में भाग में चला जाएगा 8 रिजल्ट आएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। पांचवा देखिएगा क्या है, समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइएगा, हमें इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं c बराबर 8, c बराबर 8 हो जाएगा। अब इसमें हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, किस प्रकार से बता पाएंगे, डिस्क्रिमिनेट d का मान चेक करना है, डिस्क्रिमिनेट d का मान चेक करना है। तो ये होता है d बराबर b² माइनस में 4ac, b² यानी माइनस के 4√3 का स्क्वायर प्लस, तो आएगा नहीं माइनस का आएगा, माइनस के 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4,
यहाँ से देखिएगा डी का मान माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस में 4 3 12 12 चौके 48 12 चौके 48 16 3 48 48 माइनस में 48 इज इक्वल टू 0 48 माइनस में 48 इज इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति क्या है, अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। तो ये कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे कि इसके मूल क्या है, वास्तविक है और बराबर हैं। तो ये आपको बताना था, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इरेज करना पड़ रहा है, आपको इरेज नहीं करना, वहाँ पे अच्छे से लिखना है। आप यहाँ पे लिखोगे मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। समीकरण के मूल ज्ञात करो, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो ऐसी दो संख्याएं लेके आइएगा जिसका गुणा तो हमारे पास में बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर दो। 14 पंजू 70 14 छिकी 84 84 आए और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में 17 आए, जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में 17 आए, माइनस का आ जाए हमारे पास में 84। ऐसे कोई दो नंबर है क्या, 1 दूनी 42 1 तिया 63 1 चौका 84, ठीक है, 21 चौका 84 हो जाते हैं। तो यहाँ से इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी 14x² प्लस में 21x और माइनस में 4x, माइनस में 4x और माइनस में कितना है 6, माइनस में 6 बराबर 0। फर्स्ट 2 से देखते हैं, सेकंड 2 से देखते हैं। यहाँ से 21 में से 4 जाएंगे तो 17 बचेंगे। आपने क्या कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया, 7x कॉमन ले लिया। यहाँ से बचेगा 2x प्लस के 3, ये है माइनस के, और माइनस का आपने कॉमन ले लिया कितना 2, तो ये बनेगा 2x प्लस के 3 बराबर 0। तो ये कंडीशन आ जाएगी 2x प्लस में 3 और ये हैं 7x माइनस में 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ सकता है, इसके मूल क्या क्या आ सकते हैं। एक बार तो इसके बराबर 0, तो यहाँ से x का मान माइनस का 3 बटा 2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का है प्लस का हो जाएगा 2/7, कितना आएगा भाई 2/7। तो ये x का मान आ जाएगा माइनस के 3/2 और 2/7। तो समीकरण के मूल ये आपके पास में ये हो जाएंगे, समीकरण के मूल ये हो जाएंगे x बराबर माइनस के 3/2 कोमा 2/7 कोमा 2/7 हो जाएंगे। यदि आगे इसका जो 7 नंबर है, यदि m 4,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यदि कोई बिंदु m है जो इस AB का मध्य बिंदु है, A के निर्देशांक आपको गिवन है, आपको B के निर्देशांक ज्ञात करने, क्या करने हैं, आपको B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु जैसे कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और ये कोई M इसका मध्य बिंदु है। A के निर्देशांक आपको पता है कितने हैं, 3,4 हैं, 3,4 हैं। और ये आपके पास पता है A के निर्देशांक आपने मान लिए x2 और y2 हैं, B के ये A, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक 4,5 है, कितना है भी 4,5 है। तो आपको पता है कि m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1 होता है जब मध्य बिंदु दिया जाता है। तो यानी ये एक बिंदु m है वो AB को बीच में से काटता है। A से लेके m तक की दूरी और m से लेके B तक की दूरी बराबर है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2/2, x1 प्लस में x2/2, रिजल्ट कितना और ये आएगा y1 प्लस में y2/2। तो x1 और x2 को जोड़ देते हैं, यहाँ से देखिएगा 3 प्लस x2/2 कोमा ये हो जाएगा 4 प्लस y2/2, 4 प्लस y2/2 और यहाँ पे बिंदु दिए गए 4,5,
यहाँ पे आपको बिंदु दिए गए 4,5, इसका पहले के साथ कंपैरिजन, दूसरे का दूसरे के साथ में कंपैरिजन, तो ये रिजल्ट कितना आता है, ये रिजल्ट आता है हमारे पास में 3 + x2 बटा 2 बराबर 4 बटा 1, तिरछा गुणा कर देते हैं, 3 + x2 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो x2 का मान कितना होगा, x2 का मान कितना होगा, भी तिरछा गुणा कर दिया, इससे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो 4 दूनी 8, 1 के साथ में करेंगे तो सेम ही आएगा, प्लस का 3 इस साइड में जाके माइनस का 3, 8 माइनस में 3, रिजल्ट आएगा 5, x2 का मान आ गया 5। इसी प्रकार से इसकी तुलना करेंगे दोनों की, 4 प्लस में y2 बटे 2 बराबर 5 बटा 1, तिरछा गुणा कर दो, y2 का मान आएगा 5 दूनी 10, ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, तो y2 का रिजल्ट आएगा 10 माइनस में 4 6, y2 का रिजल्ट आएगा 10 माइनस में 4 6 आ जाएगा। तो हमारे पास में बिंदु B के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 5,6, बिंदु B के निर्देशांक 5,6, x2 का मान 5, y2 का मान 6। आगे नेक्स्ट है 8 नंबर कि साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तीनों ही वैल्यू गुणा में है, गुणा में कर देते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है देखिएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2। सेक इसके बाद में है सेक 30 डिग्री, और जैसे कि अपन जानते हैं सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, और टेन 45 का मान होता है 1, √3 से √3, 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 1 × 1 = 1। तो इसका जो रिजल्ट आएगा मान ज्ञात कीजिए, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। आगे है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, कितना होता है √3 का स्क्वायर करना है, प्लस में ये वैल्यू दिया गया 3, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर का देखो मान 30 डिग्री का मान देखो कितना होता है √3/2, क्या कॉस 30 का मान, ठीक है √3/2, √3/2 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो ये तो रिजल्ट आएगा 3 प्लस में 3 × 3/4, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 × 12 प्लस में 3 × 9, कितना आ जाएगा भाई 12 और 9 हमारे पास में हो जाएगा 21/4। रिजल्ट क्या आएगा 3 × 9, 3 जो कि 12, ठीक है 12 प्लस में 9 21/4, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 21/4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये आ जाएगा हमारे पास में 21/4। अब इसके बाद में देखिएगा, ठीक है 21/4, एक आ गया 5,6, और ये हमारे पास में x के इसके मूल आ गए, तुलना कर दे, ठीक है। तो यहाँ तक कीजिएगा नोट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की, एक 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 5:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। आपने खींच दिया इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB, जिसका नाम आपने दे दिया AB, जो कि क्या है 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है। अब इसने आगे एक नाम दिया गया बाह्य विभाजित, यानी बाह्य विभाजित कीजिए इसको। अब बाह्य विभाजन आपके है नहीं, और बाह्य विभाजन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि इसको बाह्य विभाजित कीजिएगा, या तो आप इसको अंतः विभाजित कीजिएगा, अंतः विभाजित कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में, बाह्य विभाजित से नहीं होगा, ये अंतः विभाजित से होगा, बाह्य विभाजन आपके नहीं है। अब अनुपातिक भागों का योग कितना दे रखा है 5:2, योग कितना हो जाएगा 7। बिंदु A से एक्यूट एंगल बनाती, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी, इस पे 7 चाप काटने, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाग को B से मिला देते हैं। ये A7 है,
6 हैं, A5 हैं, A4 हैं, A3 हैं, A2 है, A1 है। 7वें भाग को मिला दिया। प्रकार को अपनी मर्जी से खोल के चाप ऐसे लगाओगे, उतना ही प्रकार को खोल के A5 पे रख के लगाओ, A5 पे रख के लगाओ। चाप की लंबाई को नाप लेते हैं, यहाँ से जो काट रहा है उनको काट देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, जो कि ये बिंदु C आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बिंदु C। यहाँ पे क्या होगा, A5C पैरेलल होगा किसके, A7B के। तो यहाँ पे AC अनुपात CB ये हो जाएगा 5:2। ये क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बटे CB इजिकल टू 5/2। यह क्या लिख सकते हैं, इसको 5/2 लिख सकते हैं। आगे है 11 नंबर की निम्न सारणी के लिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है। माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका निकालने के लिए या माध्यिक निकालने के लिए हमें CF चाहिए, हमें चाहिए CF। और CF निकालते हैं, देखो 4 8 4 12, 12 और 11 23, 11 ठीक है, 12 और 11 23, ये हो जाएगा हमारे पास में 8। 23 और 15, 2 और 1 3 और 1 2 1 3 38, कितना हो जाएगा 38। अब अपन लिखेंगे कि n/2 करते हैं ना, n/2 यानी 38/2, ये आएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 आ जाएगा क्या, ठीक है, सही जोड़ा ना, 23 7 और ठीक है 38 आ जाएगा। 38/2 यानी 19, 19 से ठीक बड़ी CF क्या है भी 23 है, 23 है। तो वर्ग अंतराल क्या आएगा बताओ, वर्ग अंतराल आ जाएगा ये 30 से 40, कितना आएगा भी 30 से 40 आएगा। तो आपको माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा बतानी है, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कौन सी हो जाएगी, निम्न सीमा आपके पास में हो जाएगी 30। ये मैक्सिमम, ये उच्च सीमा है, ये आपके पास में निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, 30 आपके पास में निम्न सीमा होगी। और ये है अधिकतम सीमा, ये 40 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, निम्न सीमा पूछा है ना वर्ग अंतराल की, तो निम्न सीमा लिखेंगे, निम्न सीमा इजिकल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। निम्न सीमा इजिकल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका आप माध्यक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे आपको जाना ही नहीं, यहाँ तक ही करना है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप निकालना चाहें तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, m बराबर L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H। जैसे कि आप निकालना चाहें तो बता देता हूं मैं एक बार के लिए। L का मान निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 30 प्लस n/2, n/2 19 आया ना अभी तक, 19 माइनस में 12 बटे F का मान कितना है 11 गुणा H का मान कितना है 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 30 प्लस 19 में से 12 जाएंगे तो 7, 7 दाएं 70/11, 7 दाएं 70/11। अब 70 में 11 का भाग लगा के 30 में जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाती है। क्या आ जाएगी, माध्यिका। अब आगे है लास्ट इसका, एक पिग्गी बैंक में 1 रुपए के 100 सिक्के, 2 रुपए के 25 सिक्के, 5 रुपए के 15 सिक्के और 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक को हिला के उल्टा देने पे उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 2 रुपए का होगा। पिग्गी बैंक होता है गुल्लक, गुल्लक जानते हैं ना आप, छोटे बच्चों का होता है। तो इस प्रकार से 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के, रुपए 1 के सिक्के कितने हैं भी बराबर 100, रुपए 2 के सिक्के बराबर 25, ये 100 है ना, और रुपए 5 के सिक्के बराबर 15 और रुपए 10 के सिक्के बराबर हो जाएगा 10। तो टोटल कितना हो गया अभी 15 और 10 25, 15 और 10 25, 25 और 25 50, 50 और
100 कितना हो जाएगा 150। टोटल कुल सिक्के बराबर कितने हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। अब 2 रुपए के कितने सिक्के हैं तो लिखेंगे 2 रुपए के सिक्का आने की प्रायिकता 2 रुपए 2 के सिक्का आने की प्रायिकता, और इसकी प्रायिकता क्या होगी, कितने सिक्के हैं 25 बटा 150, 25 एकम 25, 25 सिक्के 150, 1/6। इसकी प्रायिकता क्या आएगी हमारे पास में 1/6 आएगी। तो यहाँ तक नोट कर लिया। तो आज की क्लास में अपन ने 30 नंबर का काम किया। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे, कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेड बटन पे जाके बटन को दबाएं और पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।